चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी का जो पुस्तक है, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, यह परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन है। इसको पुस्तक का स्वरूप दे दिया गया है। इसका अध्ययन हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर प्रारंभ किए थे और आज ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। मन में ऐसा भाव करेंगे, जो परम पूज्य गुरुदेव प्रबंधनीय माता हम लोग के साथ में सूत्र रूप में विराजमान है, इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है एवं बहुत बहुत प्रणाम है। सभी से विनम्र निवेदन है, जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, बताएंगे स्पष्ट आवाज आ रही है ना? बताएंगे जल्दी से। धन्यवाद। मैसेज से ही जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज के स्वाध्याय हम प्रारंभ करते हैं। क्या परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं? कल जो हम अध्ययन किए थे, तो कल था जो उस पर भी जिक्र थोड़ा कर लेते हैं। कल जो अध्ययन किए थे, जो शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा की आवश्यकता, और प्रौढ़ पाठशालाएं कैसे चलाएं, रात्रि पाठशालाएं की उपयोगिता, महिलाओं के प्रौढ़ पाठशाला, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। तो ये आज का टॉपिक रहेगा, जो बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, है ना। इससे पहले शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षा की आवश्यकता सभी को है, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, सभी को शिक्षा की आवश्यकता है। प्रौढ़ पाठशाला के बारे में परम पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, है ना, सभी को जो है शिक्षा नितांत आवश्यकता है। क्योंकि वह एक परम पूज्य गुरुदेव बताएं, एक आंख है, एक ऐसा आंख है शिक्षा, जिसके माध्यम से हम भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में, और हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें उसके बारे में, हर एक चीज के बारे में शिक्षा का बहुत ही हमारे जीवन में उसका उपयोग है। इसीलिए शिक्षा रहना बहुत ही जरूरत है। जहां तक कि परम पूज्य गुरुदेव ये भी बता दिए थे, जो शिक्षा जो है ज्ञान के दरवाजे का जो है एक कुंजी है, एक चाबी है, वे है। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज का जो स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, वह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब परम पूज्य गुरुदेव बच्चों के बारे में क्या करें, समझेंगे, जानेंगे। अब बच्चों का सवाल आता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। इससे दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा की मनोवृत्ति और शिक्षा का स्वरूप ऐसा विलक्षण हो गया है कि हर आदमी पढ़ने के साथ साथ में इस बात को जोड़ लेता है कि हमको पढ़ने के बाद में नौकरी मिल ही जाएगी और नौकरी करनी ही चाहिए। नौकरी अर्थात शिक्षा, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। आज विद्यार्थियों से स्कूलों और कॉलेजों में जाकर पूछा जाए कि आपका भविष्य क्या है और आप क्या करेंगे, उनमें से 99% बच्चों का एक ही उत्तर होगा कि हम नौकरी करेंगे। इतनी नौकरी कहाँ से आएगी? जब सारे के सारे देश के नागरिक पढ़ने लगेंगे और हर नागरिक की यह इच्छा होगी कि हमको नौकरी ही मिलनी चाहिए, तो सबको नौकर कौन रखेगा? नौकर की कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। फिर क्या होगा? पढ़ाई और नौकरी बिल्कुल अलग अलग बात है। नौकरी का अर्थ यह जरूर है कि शिक्षा के साथ लोगों को इतना ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए कि ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो वह स्वावलंबी बन सके, स्वावलंबी बन सके। उनके पैतृक व्यवसाय जो कुछ भी होते हैं, उसमें उनको निष्णात करना शिक्षा का काम है। जो किसान के बच्चे हैं, उनको खेती बाड़ी की शिक्षा, पशुपालन की शिक्षा, इसके बारे में आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए। और वो बच्चे अपने बड़े होने के बाद में पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के तरीके से भी अच्छी तरह खेती बाड़ी करना शुरू करें, पशुपालन शुरू करें, नया उद्योग शुरू करें। ऐसी जानकारी मिले तो किसान के बालकों को नौकरी तलाश करने की आवश्यकता क्यों हो?
शिक्षा का यह उद्देश्य है। किस ओहदे का लड़का है? प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद में बच्चों की रुचि और व्यवसाय का निर्धारण वही हो जाना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि नौकरी तो सबको आ, नहीं मिल सकती। आखिर उनको जीविका के लिए क्या करना है? किसान के बच्चों को किसान के लायक शिक्षा, दुकानदार के बच्चों को दुकानदार के लायक शिक्षा, जिनके माँ बाप जिनके घर वाले व्यापार करते हैं उनको उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था कर देनी चाहिए छोटी उम्र से ही। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव यह स्पष्ट हम लोग को करना चाहते हैं कि जो शिक्षा कोई व्यक्ति ग्रहण करना है तो उसका एक ही उद्देश्य नौकरी ही नहीं रहना चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए जो हम लोग को स्वावलंबी बने, और जो हमारा पैतृक व्यवसाय है, किसान के बच्चे हैं तो उनको खेती बाड़ी पशुपालन की शिक्षा हो, जो व्यापार करते हैं तो उनको व्यवसाय के बारे में शिक्षा को बढ़ोतरी करनी चाहिए, है ना। और उसके बाद में जो जिनके पैतृक व्यवसाय है वो उसके बारे में और शिक्षा को ग्रहण करे और उसको और बेहतर बनाए। तो हम लोगों को जो है सो नौकरी ही चाहिए, उस पे हम लोग को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और हम लोग स्वावलंबी हो सकते हैं। तो नहीं तो फिर इतना सरकार कहाँ से नौकरी दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग को स्वावलंबी होने की जरूरत है। फिर और आगे इस पुस्तक में स्पष्ट हो जाएंगे आगे क्या क्या करनी है। फिर आगे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? 5वें दर्जे के बाद बेसिक शिक्षा का निर्धारण हो जाना चाहिए। दुकानदारों के बच्चों को किसी चीज की जरूरत है, हिसाब किताब से लेकर के और व्यापारिक ज्ञान तक उनको बढ़ाया जाना चाहिए। जिस आदमी को सरकारी नौकरी करनी है उसे देखा जाए कि उसको नौकरी की आवश्यकता भी है कि नहीं। अच्छा, उसके लिए सरकार को या दूसरी संस्था को पहले से ही मांग घोषित करनी चाहिए कि हमारे यहाँ प्रति वर्ष इतने नौकरों की जरूरत पड़ेगी। उन नौकरों की मांग के अनुरूप और अनुपात से इस तरीके से व्यक्ति विकसित किए जाने चाहिए कि उन नौकरियों में फिट हो सके। लगभग उतने ही पढ़े हर साल नए इंजीनियरों की भर्ती, जिसमें बूढ़े लोगों का रिटायर हो जाना शामिल है और नए की वृद्धि शामिल है। मान लीजिए 1,000 इंजीनियरों की आवश्यकता है तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती करने के साथ पहले ही देख लेना चाहिए कि 1,000 की जगह पर 1,1500 इंजीनियर को पैदा करने का इंतजाम किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1,000 इंजीनियरों की जरूरत है और 10,000 इंजीनियर पैदा किए जाएं, और 9,000 इंजीनियर जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, बहुत सारा वक्त खर्च किया है और पैसा खर्च किया है, उनका क्या होगा? निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, इन पे जो है सो सरकारों को भी और अन्य संस्था भी है जो लोक सेवी है की तरह जो कार्य करते हैं, तो उनको यह निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जो जितनी आवश्यकता है नौकरी की, तो उतनी ही विद्यार्थी उस पर गहन चिंतन मनन और अध्ययन करे, है ना। और खास करके ऐसा नहीं हो जो 1,000 इंजीनियर की आवश्यकता है और 10,000 को उसको उस तरह की शिक्षा मिल पाया, तो उसमें जो है सो 9,000 तो बैठे ही रह जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, इस तरीके से जो भी नौकरी की बात है उसको पहले राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए, कारखानों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए और मोटा अनुपात लगाया जाए कि इतने लोगों के लिए नौकरी का स्थान होगा, उतने ही लोगों को शिक्षित किया जाए। खास तौर से सरकारी नौकरियों के बारे में, प्राइवेट नौकरियों की तो बात अलग है, वहाँ उसकी व्यवस्था का अंदाज लगाना मुश्किल है। सरकारी नौकरों का अंदाज लग सकता है और उस तरह की नौकरी के स्कूल, सरकारी सेवा और प्रशासनिक ढांचे के बारे में प्राथमिक शिक्षा से ही जानकार बने, ताकि वो उस मशीनरी में ठीक से फिट हो सके। इस तरीके से खास तौर से सरकारी नौकरियों के बारे में इस अनुपात से ही शिक्षण किया जाना चाहिए और आवश्यक लोगों की भर्ती पहले से ही बंद कर देनी, अनावश्यक, सॉरी सॉरी और अनावश्यक लोगों की भर्ती पहले से ही बंद कर देनी चाहिए, ताकि किसी तरह की समस्या खड़ी न हो, बेकारी की समस्या न हो, बेरोजगारी की समस्या न हो। फिर आगे क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव? मेरे प्यारे मित्रों, इसके बाद में तो यह पेज आगे नहीं है, हमको लगता है
जो यहीं तक यह थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा था। चलिए फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव। जो शिक्षा का एक और भी उद्देश्य होना चाहिए कि वह स्वावलंबन शिक्षा के बारे में कुटीर उद्योग पर ध्यान दें। हम अपना देश इस तरीके से बिखरा हुआ है। उस बिखरे हुए देश में बड़े उद्योग देहातों में चल नहीं सकते। बड़े व्यवसायों के लिए केवल शहरों में गुंजाइश है। छोटे देहातों में बड़े व्यवसाय नहीं हो सकते। बड़े व्यवसायों को बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है। बड़ी मशीनें भी लगानी पड़ती है। इसीलिए हमारे देश में जो बहुत ही गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है, फैला हुआ देश है, कुटीर उद्योग का विकास किया जाना चाहिए। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। जो जापान ने जापान ने भी जो उन्नति की है कुटीर उद्योग के माध्यम से की है। उन्होंने गांव गांव, घर घर और मोहल्ले मोहल्ले में इस तरह का प्रयत्न किया है कि हर व्यक्ति का जो श्रम बच जाता है, जो समय बच जाता है, उसका उपयोग किया जा सके। जापान में पढ़ने के बाद में स्कूली बच्चे भी काम स्कूली बच्चे भी कुछ काम कर लेते हैं। अपने घर में लगी हुई मशीनों के द्वारा महिलाएं खाना पकाने के बाद और घर की व्यवस्था बनाने के बाद जो बच्चों को संभालती है, घर में रहती है, उनके लिए भी ऐसा गृह उद्योग मिल जाते हैं जिसमें कि वे कई घंटे काम करके जीविका कमा सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का उपयोग करने के लायक कुछ काम मिल सके, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। उसके बिना हमारी आर्थिक व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता। एक आदमी कमाए और सारा घर खाए तो ये क्या बात है। एक कमाता है, बाकी लोग जो समर्थ है, बड़ी उम्र के हैं और जो काम करने में समर्थ है, उनको काम क्यों नहीं मिलना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो जापान का उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव। इतने आदमियों की श्रम शक्ति बेकार चली जाए तो राष्ट्रीय उत्थान में कमी होना स्वाभाविक ही है। एक ही आदमी कमाए, सारा घर खाए तो घर में आर्थिक संकट होना स्वाभाविक ही है। हर आदमी को किसी न किसी रूप में कमाना चाहिए। यह हमारे समाज की व्यवस्था का काम है। शिक्षा की व्यवस्था का काम है कि ऐसा शिक्षण दे, खास तौर से कुटीर उद्योगों के संबंध में, कि प्रत्येक घर में कोई न कोई उद्योग लगे और उन कुटीर उद्योगों से बनी वस्तुओं को बेचने का और उनको मार्केट में लाने का, बिक्री करने का कार्य कोऑपरेटिव सोसाइटी से होना चाहिए। एक आदमी चीज बनाए और वही बेचता फिरे, ये क्या ढंग है। साबुन घर में कोई बनाए और वही वही सिर पर रखकर घर घर में बेचे, तो एक चौथाई समय बनाने के लिए और तीन चौथाई समय बेचने के लिए, फिर क्या लागत आएगी। बिक्री का काम उत्पादक का काम नहीं होना चाहिए। उत्पादक अलग हो और बिक्री करने वाले की संस्थाएं अलग हो। इसे बनाने वालों को भी निश्चिंतता होती है। बिक्री के लिए स्रोत भी ठीक बन जाते हैं और बाहर भेजना हो तो भी ठीक बन जाता है। हमारे शिक्षण का उद्देश्य स्वावलंबन होना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर बार बार परम पूज्य गुरुदेव रिपीट कर रहे हैं, जो हमारे शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो हम लोग स्वावलंबी की ओर बढ़े, न कि हम लोग जो है सो नौकरी नौकरी खाली नौकरी की तरफ नहीं जाएं, स्वावलंबी बने। फिर आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव। तो शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन की हर समस्या के बारे में व्यक्ति को जानकारी कराना है।
जैसे स्वास्थ्य की समस्या, है ना, एनाटोमी से लेकर फिजियोलॉजी तक हमारे अंग किस तरीके से काम करते हैं और क्यों बीमार हो जाते हैं, बीमार हुए लोगों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, और घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी परिचर्या के लिए और प्राथमिक सहायता के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि ये अंग बहुत कम है। हर आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसको पैसे कमाने पड़ते हैं और उद्योग करना पड़ता है, रोटी कमानी पड़ती है, हिसाब किताब करना पड़ता है। पर हम ये देखते हैं कि जो समान शिक्षा है उसमें आवश्यक बातों के लिए कोई स्थान नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक कुटुंब होता है, परिवार होता है, परिवार की समस्या होती है, स्त्री की समस्या होती है, बच्चे पैदा होने की समस्या होती है, गर्भवती की समस्या होती है, बालकों के विकास की समस्या होती है। जो आदमी कुटुंब बनाता है और कुटुंब में रहता है उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग और हमारी शिक्षा में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। मनुष्य की राष्ट्रीय समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, आत्मिक समस्याएं, जीवन के विकास करने की समस्याएं, व्यक्तित्व को ठीक करने की समस्याएं इत्यादि असंख्य समस्याएं मनुष्य के जीवन में है। और खास तौर से आज इस प्रगतिशील जमाने में तो इनकी समस्या और भी बढ़ गई है। इन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं और क्या होने चाहिए, और दुनिया के लोगों ने किस तरीके से अपने अपने देश की आवश्यकता को पूरा किया, कठिनाइयों का समाधान किया, इसकी जानकारी देना शिक्षा का काम है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे कबाड़ी की तरीके से निरर्थक बातें बच्चों के दिमाग में ठूसी जाती है। उसको जबानी याद करने के लिए मजबूर किया जाता है। जबानी याद करने की क्या बात है। व्यर्थ का ऐतिहासिक शिक्षण, जैसे इतिहास को लीजिए। इतिहास में हमको राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाता है। कौन सा राजा हुआ? अकबर बादशाह हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं बादशाह हुआ, औरंगजेब हुआ, और क्लाउड लॉर्ड क्लाइड आया। क्या मतलब है इनका? ये कहानी एक आधा घंटे में समझाई जा सकती है। इसी तरीके से मुसलमान आए, उसके बाद दूसरा आया, तीसरा बैठा, चौथा बैठा, मारकाट मचाई, राज किया और भाग गए हैं और मर गए हैं। इससे क्या बनता है और क्या नहीं बनता, इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। यदि इतिहास पढ़ाया जाना हो तो उस जमाने की परिस्थितियों में परिवर्तन किस तरीके से हुआ और उन परिस्थितियों में हेरफेर क्यों हुआ, विदेशी शासकों के आने का क्या कारण था, और शासन व्यवस्था में क्या चूक हुई और जनता से क्या चूक हुई, इस तरह का विश्लेषणात्मक शिक्षण दिया जाए जिससे कि आदमी परिस्थितियों के हेर फेर के बारे में थोड़ा जान सके, तब तो बात समझ में आती है। हमने भूतकाल का शिक्षण प्राप्त करने के लिए इतिहास पढ़ा, और इस तरह के इतिहास का शिक्षण जरा समझ नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब बच्चों के सिर के ऊपर अनावश्यक भार डालने के बराबर है। फिर आगे क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव? एक तो इतिहास के बारे में जिक्र कर रहे थे, अब समझ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ज्योमेट्री की हर आदमी को क्या आवश्यकता पड़ती है, जरा बताइए ना। ओवरसियर को पढ़ सकती है, इंजीनियर को पढ़ सकती है, पर हर बच्चे को ज्योमेट्री पढ़नी पड़े, इसकी कोई तुक है? ऐसे तो बहुत से विषय हैं जिन्हें कहा जाए यह भी जरूरी होता है, तो जमीन खोदने से लेकर के और आसमान में तारे सितारे गिनने तक सब पढ़ता रहे तो 100 जन्म में भी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। बच्चों के ऊपर उतना अनावश्यक भार नहीं डालना चाहिए जो जीवन में काम नहीं आता है। जीवन में काम आने वाले ज्ञान को सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, और जो विशेष विषय के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं उनके शिक्षण की अलग व्यवस्था हो।
जैसे कि मान लीजिए ग्रह नक्षत्रों के चाल के बारे में कोई बच्चा रुचि रखता है, या अन्य विदेशी भाषा के बारे में उसको कोई ज्ञान है, इच्छा है, उसके लिए अलग से शिक्षण किया जाए। सारे बच्चे पर भार क्यों डाला जाए? शिक्षा की व्यवस्था में प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि व्यवहारिक जीवन नहीं, आंतरिक जीवन जो कि मनुष्य का वास्तविक जीवन है, उसको कैसे जिया जाए, इसका परिपूर्ण शिक्षण किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह लाइन है। क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, जो प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि व्यवहारिक जीवन नहीं, आंतरिक जीवन जो कि मनुष्य की वास्तविक जीवन है, उसको कैसे जिया जाए, इसका परिपूर्ण शिक्षक शिक्षण किया जाना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? शिक्षा एवं विद्या। शिक्षा उस चीज को कहते हैं जो भौतिक आवश्यकताओं में सहायता कर सकती है। जानकारी का नाम शिक्षा, और विद्या उस चीज का नाम है जो मनुष्य को कर्तव्यों के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, सद्गुणों के बारे में, और अपने कर्मों और स्वभावों को सही बनाने के बारे में आदमी को आगाह करती है, और उसके लाभ हानि समझाती है, और सही रास्ते पर चलना सिखाती है, और बुरे मार्ग से बचना सिखाती है। इस तरह की प्रभावशाली जानकारी का नाम विद्या है। और ये विद्या उससे भी ज्यादा आवश्यक है जिसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का महत्व में अभी आपको बता रहा था, वो प्रारंभिक बात थी, लेकिन इससे आगे मनुष्य को समर्थ और सबल, सही और अच्छा, उत्कृष्ट बनना है तो हमको शिक्षा के साथ साथ में विद्या के अंगों का आवश्यक समावेश करना ही चाहिए। भले ही आप उसको नैतिक शिक्षा कहिए, भले ही उसको सांस्कृतिक शिक्षा कहिए, भले ही उसको धार्मिक शिक्षा कहिए, भले ही उसको आध्यात्मिक शिक्षा कहिए, जो भी उसे कहा जाए, नाम कुछ भी दिया जाए, लेकिन उन चीजों का समावेश हमारी शिक्षा में अत्यधिक आवश्यक है, जो पढ़ते समय बच्चों को मस्तिष्क पर निरंतर ये छाप डालती है कि हमको एक अच्छा नागरिक बनना है, हमको कर्तव्य परायण नागरिक बनना है, हमें समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनना है। कभी हमको राष्ट्र का नेतृत्व करना पड़े, समाज का नेतृत्व करना पड़े, किन किन बुराइयों से बचना है और किन किन बुराइयों से समाज को बचाना है, ये व्यक्ति और समाज का मूलभूत जीवन के अंग, अंतरंग जीवन के बारे में जितनी गहरी जानकारी होगी, उतना ही आदमी का व्यक्तित्व, उतना ही आदमी का क्रियाकलाप सही होता हुआ चला जाएगा। यह बहुत ही आवश्यक है कि हम किस तरीके से अच्छा और ठीक जीवन जिएं। इस तरह की शिक्षा हमारे देश में होनी चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, हमको निश्चित रूप से इन चीजों को बड़ी बारीकी से और बड़ी ही अंतःकरण से इन बातों को समझनी चाहिए, है कि नहीं है? फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, आगे हम अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः बता देंगे आप लोग, आवाज स्पष्ट आ रही है ना? कृपया बता देंगे आप लोग। नीलेश बताइए। जी भैया, आ रही है स्पष्ट। धन्यवाद। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, प्राचीन कालीन गुरुकुल परंपरा को जीवित किया जाए, और शिक्षा के साथ साथ अगर संभव हो तो ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि बच्चों को बोर्डिंग में ही रखा जाए। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही मुनासिब प्रणाली थी। अक्सर देखा यह गया है कि घरों का वातावरण उतना अच्छा नहीं होता, और प्रत्येक परिवार में उतनी सांस सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं होती। घर में अनेक लोग रहते हैं, और अनेक तरह के लोग रहते हैं, उनको अपने साथ मिला करके ही चलना पड़ता है। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, हिंदुस्तान जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली के देश में मान लीजिए कोई बाप हुक्का पीता है, यानी बीड़ी पीता है, कैसे मना किया जाए? कोई माँ गाली देने की अभ्यस्त है और लड़ाई झगड़ा करने की अभ्यस्त है, माँ को कैसे घर से निकाल दिया जाए? घर का वातावरण सही रखना हर के बस का काम नहीं है, किसी किसी से ही बन पड़ता है। अच्छे वातावरण में जब तक बच्चों को ही नहीं रखा जाएगा, तब तक बच्चों का नैतिक, सांस्कृतिक और आत्मिक विकास नहीं हो सकता। इसीलिए पुरानी पद्धति ये थी कि जहाँ शिक्षण दिया जाए, वहाँ उसका उनको संरक्षण भी दिया जाए, शिक्षण के साथ में संरक्षण भी दिया जाता था।
फिर आगे क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, ये प्रथा गुरुकुलों द्वारा संभव थी, क्योंकि वहां महर्षियों के आश्रम में ऋषियों की धर्मपत्नियां उत्कृष्ट विचारधारा वाली थी। जहाँ के सहायक अध्यापकों से लेकर के कर्मचारी तक सब उसी स्तर के बने हुए थे, जो बच्चों के ऊपर एक स्वस्थ प्रभाव डाले। बच्चों के लिए कुमार्ग पर जाने के लिए कुछ गुंजाइश जहाँ न हो, गाली देने की कोई गुंजाइश न हो, कामचोर बनने और आलस में पड़े रहने की कोई गुंजाइश न हो, बुरे लड़कों के साथ में खेलने की कोई गुंजाइश न हो, इस तरह की सारी गुंजाइश जहाँ नहीं रहती है, वहाँ का वातावरण बढ़िया बन जाता है। वातावरण का प्रभाव बच्चों के मन और मस्तिष्क पर पड़ता हुआ चला जाता है। जब बड़े होते हैं तो श्रेष्ठ नागरिक होते चले जाते हैं। आज भी इसी तरह की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। बच्चों को जब माँ बाप खाना खिलाते ही है, कपड़ा पहनाती ही है, फीस और पढ़ाई की खर्च देती ही है, तो उनको आंखों के आगे ही रख करके खर्च उठाया जाए, ये क्या बात है। ऐसा भी तो हो सकता है जो खर्च माँ बाप बच्चों के लिए उठाते हैं, वह खर्च उस तरह की शिक्षा प्रणाली के लिए गुरुकुल को दे दिया जाए। वहाँ बच्चों की न केवल शिक्षा बल्कि सारी की सारी दिनचर्या का क्रम ढाला जाए। अपनी शिक्षा में इस तरह की क्रांति की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी दिनचर्या, उनके विचार करने की शैली से लेकर बौद्धिक व्यवस्था, बौद्धिक ज्ञान के अभिवर्धन की पूरी गुंजाइश रहे। निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, यह गुरुकुल परंपरा फिर से पुनर्जीवित होने की आवश्यकता है। और यह गुरुकुल परंपरा अगर पूरे विश्व में देखा जाएगा तो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जहाँ पे जहाँ के आचार्य, आचार्य का मतलब क्या, आचरण, वहाँ के आचार्य जितने भी वो अपने आचरण से बच्चों को ऊपर में छाप देते हैं। तो इस तरह के अगर हो पाए तो निश्चित रूप से हमारे देश में ये क्रांति जो है सो खड़ा हो जाएगा, और हर एक लोग बेहतर, हर एक लोग अच्छा सोचने के लिए जो है सो तैयार रहेंगे। और हमारे जीवन में जो है एक कायाकल्प हो जाएगा, मनुष्य में देवत्व का उदय आ जाएगा, धरती पर सूर्य का उतरन आ जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव का यही तो उद्देश्य था। अगर इस तरह से हम लोगों को, लोक सेवियों को, और अगर जग जाएं, और तो निश्चित रूप से यह दिन दूर नहीं है जो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जो है एकता, समता, और जो है सो आपस में एक हिल मिल करके जो जीवन जो पहले लोग जीते थे, उस तरह के वातावरण उत्पन्न हो जाएंगे। उसमें से शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। उसमें से कैसी शिक्षा, जिसमें शिक्षा के साथ में विद्या भी समावेश हो, है ना। सभी को स्पष्ट होगा आप लोगों को। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, जो भावी पीढ़ी के निर्माण को एक राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर दूसरे स्रोतों से खर्च में कटौती करें। अच्छा हो कि अपनी भावी पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए अगर इस सिलसिले में थोड़ा ज्यादा भी खर्च उठाया जाना आवश्यक हो, उठा लिया जाना चाहिए। तरह तरह के टैक्स लगाए जा सकते हैं, या दूसरी चीजों पर कमी की जा सकती है। ये जो कि मनुष्य के जीवन और मरण का प्रश्न है, नई पीढ़ी का प्रश्न है, आदमी को बनाने का प्रश्न है। आदमी को बनाने का मतलब समाज को बनाना, राष्ट्र को बनाना, भावी व्यवस्था को बनाना। उसके लिए अगर हमको शिक्षा पर खर्च भी करना पड़ता हो, और टैक्स भी देना पड़ता हो, और सरकार को बड़ी व्यवस्था भी बनानी पड़ती हो, तो भी इसके लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा और विद्या की उपयोगिता और शिक्षा के स्वरूप के बारे में हर विचारशील आदमी को चिंतन करना चाहिए। अपनी इस राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता और महती आवश्यकता का समाधान करने के लिए ऐसा हल ढूंढ के निकालना चाहिए, जिससे अपना देश शिक्षित बन सके, साक्षर बन सके, विद्यावान बन सके, गुणी बन सके, और व्यक्तित्व का विकास करने वाला बन सके। ऐसे व्यक्तित्वों का विकास और ऐसे शिक्षा प्रणाली ही हमारे देश को ऊंचा उठा सकती है, हमारे धर्म और संस्कृति को और राष्ट्र को मजबूत बना सकती है, और विश्व शांति का आधार बन सकती है। आज की बात समाप्त। ओम शांति। मेरे प्यारे मित्रों, यह पुस्तक खत्म हो गई थी। शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह यूट्यूब पे भी अपलोड होगी। इसको आप बार बार जा करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह स्वाध्याय था। और इन चीजों को खास करके जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं,
शिक्षण संस्थान से जो जुड़े लोग हैं उनको तो निश्चित रूप से इनको इन चीजों को बार बार इसको सुनना चाहिए, इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो अ, एक एक क्रांति की लहर जो है सो खड़ा हो जाएगी। सभी को स्पष्ट था ना, बताएंगे, सभी को समझ में आ रहा था ना? जी भाई जी। धन्यवाद। तो आज की स्वाध्याय हम यहीं तक रहने देते हैं। और जो हमारा पुस्तक मैं क्या हूँ जो चल रही थी, कल से उसी पुस्तक की और हम लोग बढ़ेंगे। अब हम शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं ना। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्व शांतिर्भवतु। आज जुड़ी हुई है नीलेश कुमार, रोशनी कुमारी और संगीता मैम जो है सो। तो सभी देवतुलाती बंधु को सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभरात्रि। पुनः हम कल 7 बजे इसी टाइम पर अध्याय में मिलते हैं।